एक पायलट की जिम्मेदारी होती है कि वो प्लेन और उसमें बैठे हर पैसेंजर को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाए। लेकिन क्या हो अगर वही पायलट उन्हीं पैसेंजर्स की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? इस प्लेन के कॉकपिट में बैठा ये पायलट अब हाईजैकर बन चुका है। उसने कॉकपिट का दरवाजा अंदर से लॉक करके प्लेन को सीधा एक ऊंची पहाड़ी की तरफ मोड़ दिया। कॉकपिट के बाहर खड़ा कैप्टन जोर जोर से चिल्ला रहा है, ओपन द डोर, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। आखिरकार मजबूरी में कैप्टन इमरजेंसी कंपार्टमेंट से एक कुल्हाड़ी निकालकर अपनी पूरी ताकत से कॉकपिट के दरवाजे पर वार करना शुरू कर देता है। लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं है। अगर को पायलट को ना रोका गया तो कुछ ही सेकंड्स में यह प्लेन सीधा पहाड़ी में क्रैश कर जाएगा। तो क्या कैप्टन टाइम पर दरवाजा तोड़ पाएगा? और अगर दरवाजा टूट भी गया तो क्या उसके पास इतना वक्त होगा कि वो प्लेन को बचा सके? उस दिन कॉकपिट में जो हुआ उसने पूरे एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। ये है जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525, एक एयरबस A320 प्लेन जो स्पेन के बार्सिलोना एयरपोर्ट से जर्मनी के डसलड्रॉफ एयरपोर्ट जा रहा है। कॉकपिट में बैठे हैं दो लोग, कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर और फर्स्ट ऑफिसर एंड्रियास लुबिट्स। प्लेन इस वक्त 38,000 फीट की हाइट पर क्रूज कर रहा है और सब बहुत ही रिलैक्स हैं। कैप्टन थोड़ा स्ट्रेच करके बोलता है कि उसको वॉशरूम जाना है। लुबिट्स कहता है, डोंट वरी, आई डोंट हैव कंट्रोल। ये एविएशन का स्टैंडर्ड फेज है जो बताता है कि अब कंट्रोल पूरी तरह से को पायलट के हाथ में है, यानी कि कैप्टन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से जा सकता है। कैप्टन मुस्कुराता है और कॉकपिट का दरवाजा बंद करके वॉशरूम चला जाता है। अभी ये देखने में एक रूटीन मूवमेंट लग रहा है, लेकिन जैसे ही कैप्टन कॉकपिट का दरवाजा बंद करके बाहर निकलता है, लुबिट्स का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। वो फ्रंट पैनल के स्विच को घुमाकर ऑटो पायलट का एल्टीट्यूड 38,000 फीट से घटाकर सीधा 100 फीट कर देता है। ये नॉर्मली कभी नहीं किया जाता। ये वैसे ही है जैसे तुम किसी कार का स्टीयरिंग सीधा घुमाकर खाई की तरफ कर दो और स्टीयरिंग को वहीं पे लॉक कर दो। तो ऑटो पायलट को ये कमांड मिलते ही प्लेन 3400 फीट पर मिनट के रेट से नीचे एल्प्स की पहाड़ियों की तरफ गिरना शुरू कर देता है। फिर लुबिट्स एक और काम करता है, वो कॉकपिट डोर के पास लगे कंट्रोल को लॉक मोड पर सेट कर देता है। अब ये सेटिंग कुछ ऐसी है कि अब कॉकपिट का दरवाजा बाहर से भी किसी भी इमरजेंसी कोड से नहीं खुलेगा। इसका मतलब है कि कैप्टन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो वापस कॉकपिट में अंदर नहीं आ पाएगा। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन की नोज नीचे झुकने लगती है। वॉशरूम में बैठे कैप्टन को एक हल्का सा जर्क सा फील होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये नॉर्मल टर्बुलेंस होगा, कोई बात नहीं। जबकि नीले आसमान के नीचे जर्मन विंग्स का ये व्हाइट प्लेन अब तेजी से एल्प्स की पहाड़ियों की तरफ गिर रहा है। रडार पर भी ये डिसेंट दिखाई देने लगता है। फ्रेंच एटीसी को ये चौंकाने वाला लगता है कि प्लेन बिना क्लियरेंस के हाइट क्यों लूज कर रहा है। एटीसी रेडियो पर कॉल करता है, जर्मन विंग्स 9525 सुन रहे हो क्या? लेकिन कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आता। कंट्रोलर बार बार कांटेक्ट करते हैं, लेकिन रिस्पांस 0 है। सिचुएशन इतनी अजीब है कि फ्रेंच अथॉरिटीज इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और एक मिराज फाइटर जेट तुरंत भेजा जाता है ताकि ये देखा जा सके कि प्लेन पर कब्जा तो नहीं हो गया। वहीं इसी बीच कैप्टन वॉशरूम से वापस आता है। वो कॉकपिट के दरवाजे पर नॉक करता है और बोलता है, इट्स मी, ओपन द डोर। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। वो इंटरकॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर कंप्लीट साइलेंस रहता है। थोड़ा पैनिक में वो इमरजेंसी कोड पैड में एंटर करता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जैसा कि हमेशा होता है, वो कीपैड पर इमरजेंसी कोड डालेगा और दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली 30 सेकंड्स बाद डोर अनलॉक हो जाता है अगर अंदर बैठा पायलट रिजेक्ट ना करे तो। लेकिन इस बार डोर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि लुबिट्स अंदर से मैनुअली लॉक ओवरराइड कर चुका है। यानी कि बाहर वाला चाहे कुछ भी ट्राई कर ले, अंदर वाला ही फाइनल कंट्रोल में होता है। अब कैप्टन को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। वो जोर जोर से नॉक करने लगता है और चिल्लाता है, ओपन द डोर एंड्रियास, ओपन द डोर एंड्रियास। अंदर से फिर भी कोई आवाज नहीं आती। सीवीआर रिकॉर्डिंग से बाद में पता चलता है कि कॉकपिट के अंदर उस वक्त सिर्फ एक आवाज रिकॉर्ड हो रही थी और वो आवाज थी लुबिट्स की नॉर्मल सांसें। मतलब वो पूरी तरह कॉन्शियस था, अवेयर था, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर कोई जवाब नहीं दे रहा था। कैप्टन अंदर जाने की हर कोशिश करता है।
जब कोई तरीका काम नहीं करता तो वो आखिरी कदम उठाता है। कॉकपिट के ठीक बाहर एक इमरजेंसी कंपार्टमेंट होता है जिसमें सेफ्टी टूल्स रखे जाते हैं। कैप्टन वहां से कुल्हाड़ी निकालता है और पूरी ताकत से दरवाजे पर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन दरवाजा रेनफोर्स्ड मेटल का बना है जो 9/11 के बाद इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन है। कैप्टन के वार करने की आवाज अंदर तक गूंजती है, लेकिन ल्यूबिट्स अंदर चुपचाप बैठा रहता है। उसका हाथ ऑटो पायलट के लीवर पर है और प्लेन का एल्टीट्यूड हर सेकंड घट रहा है। कॉकपिट के अंदर अलार्म्स बजने लगते हैं। Turn ahead, pull up, pull up, pull up. कैप्टन थक कर दरवाजे पर अपना सिर रखता है और चीखता है, Please open the door. प्लेन अब एक बड़े पहाड़ से टकराने से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स दूर है। कैप्टन अभी भी दरवाजे पर कुल्हाड़ी से वार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इसे तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये को पायलट ऐसा कर क्यों रहा है। अगर ये हाईजैक होता तो को पायलट किसी डिमांड की बात करता, पर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर आखिर वो इतने सारे मासूम लोगों की जान का दुश्मन कैसे बन गया। दोस्तों, ये हादसा भले ही आज हो रहा है, लेकिन इसकी कहानी कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी और इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर कौन था ये फर्स्ट ऑफिसर एंड्रियास ल्यूबिट्स। असल में एंड्रियास गंटर ल्यूबिट्स जर्मनी का एक यंग और टैलेंटेड पायलट था जिसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा ल्यूबिट्स बचपन से ही आसमान में उड़ने का सपना देखता था। उसने लोकल एविएशन क्लब में अपनी ट्रेनिंग शुरू की और जल्द ही फ्लाइंग में नेचुरल टैलेंट दिखाया। उसका ड्रीम था लुफ्थांसा की एलाइट ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचना और 2008 में वो सेलेक्ट भी हो गया। लेकिन इसी साल उसकी जिंदगी ने एक डार्क टर्न लिया। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान ल्यूबिट्स को सीवियर डिप्रेशन हो गया था। उसका मन इतना बेचैन हो गया था कि उसे ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ा। और ये कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं था। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसने उस टाइम खुदकुशी करने के थॉट्स तक डॉक्टर को बताए थे। कई महीनों तक उसका ट्रीटमेंट, थेरेपी और मेडिसिन चली और लंबी थेरेपी के बाद जब डॉक्टर्स ने उसे फिट डिक्लेयर किया तभी वो दोबारा फाइट स्कूल लौट पाया। अब लुफ्थांसा और एविएशन अथॉरिटीज इस ब्रेक के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए उस पर खास नजर भी रखी गई। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ल्यूबिट्स को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला और 2013 में वो जर्मन विंग्स का को पायलट बन गया। उसके कलीग्स कहते थे कि ल्यूबिट्स बेहद शांत और पोलाइट था, थोड़ा इंट्रोवर्ट जरूर था, पर अपने काम में ईमानदार था। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि अंदर ही अंदर वो अभी भी अपने डिप्रेशन से लड़ रहा था और पिछले कई सालों से वो लगातार डॉक्टर्स के कांटेक्ट में था। उसे बार बार ये फीलिंग्स आने लगी थी कि उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। वो कहता था उसको विजुअल डिस्टर्बेंस होती है और वो डर गया था कि कहीं उसकी आई साइट खराब ना हो जाए, क्योंकि इससे उसका करियर खत्म हो जाता। लेकिन डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थीं। ये सिर्फ उसके मन का डर था जो उसकी मेंटल स्टेट को और खराब कर रहा था। 2015 के शुरू में, यानी कि फ्लाइट 9525 से कुछ दिन पहले ही ल्यूबिट्स की मेंटल हेल्थ एक बार फिर से बिगड़ने लगी थी। सुसाइड करने के तरीके और कॉकपिट डोर के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब साफ था कि वो अंदर ही अंदर प्लान बना रहा था। लेकिन डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस के चलते एयरलाइन को इसकी कोई खबर नहीं थी। दरअसल उस वक्त जर्मनी में डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी काफी स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए एयरलाइन को डायरेक्टली पता नहीं चलता था जब तक पायलट खुद आकर कुछ ना बताए। यहां तक कि एक डॉक्टर ने तो उसे ऑफिशियली अनफिट टू वर्क डिक्लेयर कर दिया था और उसके हाथ में एक नोट दिया कि वो फ्लाइट ना करे। लेकिन ल्यूबिट्स ने वो नोट फाड़ दिया और काम करता रहा, यानी वो मेंटली अनफिट होते हुए भी प्लेन्स उड़ा रहा था। उसकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड ने बताया कि ल्यूबिट्स ने उससे कहा था कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जो पूरे सिस्टम को बदल देगा और तब सब मेरा नाम याद रखेंगे। रिलेशनशिप क्राइसिस, करियर का प्रेशर और अंदर की मेंटल थकान, ये सब मिलकर उसके अंदर एक तूफान बना रहे थे। वो अंदर ही अंदर एक ऐसा इंसान बन गया था जो अपना अंत लिखने वाला था। उसने सोच लिया था कि अगर वो खाली अपनी जान लेगा तो शायद दुनिया उसे याद नहीं रखेगी। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा करेगा कि पूरी दुनिया उसका नाम याद रखे। उसके लिए प्लेन उसका वेपन बन गया और अंदर की डार्कनेस उसका मिशन। यानी 24 मार्च 2015 को जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 के लिए लीगली ल्यूबिट्स को फ्लाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी पर आकर चुपचाप कॉकपिट की सीट पर बैठ जाता है।
सुबह का वक्त है और बार्सिलोना एयरपोर्ट पर सब कुछ शांत और साफ है। धूप हल्की है, आसमान नीला और हवा एकदम स्टेबल। रनवे पर एक एयरबस A320 खड़ा है जो कुछ ही देर में स्पेन के बार्सिलोना से जर्मनी के डसलड्रॉफ के लिए उड़ान भरने वाला है। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज छुट्टियों से लौट रही हैं और एक स्कूल के स्टूडेंट्स का ग्रुप टीचर्स के साथ जर्मनी वापस जा रहा है। कुल मिलाकर 144 यानी कि 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। कॉकपिट में कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर और फर्स्ट ऑफिसर एंड्रियास लोबिट्स प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पूरा कर लेते हैं। तभी ATC की आवाज रेडियो पर आती है, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, रनवे 25 राइट। कैप्टन जवाब देता है, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, जर्मन विंग्स 9525। इंजन्स जोर से गरजते हैं, थ्रॉटल फुल ओपन होता है और कुछ ही सेकंड्स में एयरक्राफ्ट रनवे छोड़कर आसमान की ओर उठ जाता है। फ्लाइट स्टेबल है और कॉकपिट में माहौल शांत है। कैप्टन और लोबिट्स कैजुअल टोन में बातें कर रहे हैं। कैप्टन अप्रोच प्रोसीजर डिस्कस कर रहा है और लोबिट्स शॉर्ट और प्रोफेशनल जवाब देता है। सब कुछ एकदम रूटीन और कंट्रोल्ड है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि लोबिट्स के दिमाग में कितना खतरनाक प्लान चल रहा है। प्लेन अब 38,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज कर रहा है। केबिन में लोग मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, कुछ हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रहे हैं और बच्चे विंडोज से बादलों को देख रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल। कॉकपिट में कैप्टन लॉगबुक चेक करते हुए कहता है, मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम जा रहा हूं। लोबिट्स नॉर्मल टोन में जवाब देता है, आई हैव कंट्रोल। कैप्टन मुस्कुराकर अपनी सीट से उठता है और कॉकपिट का दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। इसके बाद क्या होता है वो हम आपको ऑलरेडी दिखा ही चुके हैं। कैप्टन जोर जोर से कॉकपिट के दरवाजे पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा है, लेकिन लोबिट्स अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठा है। उसकी सांसें नॉर्मल है, चेहरा ब्लैंक और आंखें सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर जमी हुई हैं। पैनल पर एल्टीट्यूड हर सेकंड कम होता जा रहा है। कैप्टन के हाथ पसीने से भीग चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से डोर पर रखता है। फ्लाइट अटेंडेंट्स और पैसेंजर्स भी अब समझने लगे हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है। केबिन के अंदर लोग वाइब्रेशन फील कर रहे हैं और कुछ लोग खिड़की से बाहर देखते हैं कि बादल अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि प्लेन नीचे आ रहा है। पैसेंजर्स के बीच में अब पैनिक फैल चुका है और हर तरफ से अब लोगों के रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं। प्लेन की ऊंचाई अब 10,000 फीट के आसपास है। हर सेकंड पहाड़ी और नजदीक आती जा रही है। कैबिन के लोग एक दूसरे को पकड़कर चिल्लाते हैं, कुछ लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कैप्टन के हाथ खून से भर चुके हैं, पर वो फिर भी दरवाजा नहीं छोड़ता। वो चीखता है, एंड्रियास प्लीज। प्लेन अब सिर्फ कुछ फीट 100 ऊपर है। GPSW सिस्टम अब कंटिन्यूअस अलार्म दे रहा है और फिर 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है। जर्मन विंग्स 9525 सुन रहे हो क्या? आखिरकार सुबह के 10:41 पर जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 फ्रेंच एल्प्स के एक पहाड़ी स्लोप से सीधा टकरा जाता है। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि प्लेन के पार्ट्स एक पूरी वैली में बिखर जाते हैं। एक तेज धमाके के बाद फ्रेंच एल्प्स के ऊपर अब सब कुछ खामोश है। कुछ मिनट पहले जहां एक एयरबस A320 आसमान में उड़ रहा था, अब बस वहां पे धुआं और जले हुए मेटल्स के टुकड़े थे। पहाड़ी के बीच एक पूरी वैली डस्ट से भर गई है। हेलीकॉप्टर्स आसमान में मंडरा रहे हैं। रेस्क्यू टीम पहाड़ों के खतरनाक स्लोप पर उतर रही है। उनके सामने एक ऐसा मंजर है जिसमें प्लेन का कोई भी हिस्सा पूरा नहीं बचा। सब कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुका है, क्योंकि 700 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर पहाड़ी से प्लेन टकराया था। लोकल अथॉरिटीज सबसे पहले क्रैश साइट के आसपास का एरिया सिक्योर करती हैं। अगले ही दिन इन्वेस्टिगेटर्स और BEA यानी कि ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी की टीम साइट पर पहुंचती है। उनका सबसे पहला टारगेट होता है प्लेन के ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढना। 2 दिन तक चलने वाली सर्च के बाद एक ऑरेंज कलर्ड बॉक्स मिलता है। ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, यानी वही बॉक्स जिसमें हर सेकंड का कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्ड होता है।
CVR का डेटा रिकवर होने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स शॉक में आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से, जहां दोनों पायलट्स कैजुअल टोन में बातें कर रहे होते हैं। फिर कैप्टन वॉशरूम जाता है और उसके बाद एक क्लिक साउंड सुनाई देता है, डोर लॉक होने का। कुछ सेकंड्स के बाद में केबिन प्रेशर और स्पीड के साउंड बदलने लगते हैं। कैप्टन की आवाज रिकॉर्ड होती है, वो नॉक करता है और बोलता है, इट्स मी, ओपन द डोर, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। फिर उसकी आवाज डेस्परेट होती है, बैंग बैंग के साउंड, डोर पर कुल्हाड़ी के वार, अलार्म्स और एक स्टडी सांस की आवाज जो सिर्फ एक इंसान, एंड्रियास लोबिट्स की है। ये सब सुनते ही इन्वेस्टिगेटर्स को समझ में आ जाता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक जानबूझकर किया गया एक्ट था। फ्रेंच अथॉरिटीज और लुफ्थांसा दोनों इस शॉकिंग सच्चाई को कंफर्म करते हैं कि को पायलट ने प्लेन को जानबूझकर क्रैश किया था। और जब यह खबर दुनिया तक पहुंचती है तो हर जगह बस सन्नाटा छा जाता है। फैमिलीज का रो रो कर बुरा हाल होता है, एयरपोर्ट्स पर लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और पूरी एविएशन इंडस्ट्री शॉक में आ जाती है। BEA की टेक्निकल रिपोर्ट के बाद जर्मन इन्वेस्टिगेटर्स लोबिट्स के घर पर सर्च करते हैं। वहां से उन्हें कई सारे फटे हुए मेडिकल नोट्स और डॉक्टर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जिसमें क्लियरली लिखा था कि लोबिट्स वॉक करने के लिए फिट नहीं है। क्रैश से पहले उसकी मेंटल हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि उसे हॉस्पिटल लेवल की साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन जिस सिस्टम को पायलट्स की प्राइवेसी बचानी होती है, वही सिस्टम कभी कभी एयरलाइन को सच भी पता नहीं चलने देता। साथ ही उसके लैपटॉप से इन्वेस्टिगेटर्स को इंटरनेट सर्च हिस्ट्री मिलती है, जिसमें कॉकपिट डोर सिक्योरिटी सिस्टम, सुसाइड मेथड्स और प्लेन क्रैश जैसे कीवर्ड्स सर्च किए गए थे। उसके सिस्टम से पता चलता है कि वो अपने डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के दौरान एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा था और कई बार डॉक्टर्स ने उसको फ्लाइंग से मना किया हुआ था। लुफ्थांसा को जब पता चला कि उनका पायलट मेंटली अनस्टेबल था और उन्होंने नोटिस ही नहीं किया, तो एयरलाइन के मैनेजमेंट पर भी सवाल उठते हैं। एविएशन कम्युनिटी समझती है कि यह सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का फेलियर है। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 की वजह से एविएशन की पूरी दुनिया हिल गई थी। हर एयरलाइन, हर पायलट और हर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए यह एक वेकअप कॉल था। इसीलिए इसके बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री को तुरंत अपने रूल्स बदलने पड़े। सबसे पहला बदलाव तो आया कॉकपिट के अंदर के रूल्स में, यानी कि अब किसी भी फ्लाइट में एक पायलट कभी भी अकेला कॉकपिट में नहीं रहता। यूरोप, कनाडा और दुनिया के कई देशों ने 2 पर्सन कॉकपिट रूल इंप्लीमेंट किया। मतलब अगर एक पायलट वॉशरूम जाता है या कहीं भी जाता है तो एक केबिन क्रू मेंबर टेम्पररी कॉकपिट में ही रहता है। लुफ्थांसा और जर्मन विंग्स ने यह रूल सबसे पहले अपनाया। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप था ताकि कोई भी पायलट फ्यूचर में कॉकपिट के अंदर अपने आप को लॉक करके ऐसी ट्रेजेडी रिपीट ना कर सके। इसके बाद पूरी दुनिया ने पायलट मेंटल हेल्थ पर फोकस बढ़ा दिया। एविएशन इंडस्ट्री ने समझा कि सिर्फ इंजन या ऑटो पायलट सिस्टम ही फ्लाइट को सेफ नहीं बनाता, पायलट का माइंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जो पायलट मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग पर काम करे। एयरलाइंस ने कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइंस और पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स लॉन्च किए ताकि पायलट अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में बिना डर के बात कर सकें। लुफ्थांसा ने रैंडम साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट किए और डॉक्टर्स को यह राइट दिया गया कि अगर कोई पायलट मेंटली अनफिट होता है तो वो एयरलाइन को इन्फॉर्म कर सकते हैं, चाहे कॉन्फिडेंशियलिटी लॉ के अंदर हो। यह सिस्टम एक नया बैलेंस क्रिएट करता है जिसमें प्राइवेसी भी रखी गई और सेफ्टी भी एंश्योर हुई। जर्मन विंग्स ने अपना फ्लाइट नंबर 4U9525 रिटायर कर दिया ताकि उस रूट से जुड़ी पुरानी यादें धुंधली पड़ जाएं। एल्प्स के पास ली वर्नेट नाम के छोटे से गांव में एक सिंपल स्टोन मेमोरियल बनाया गया जहां वो प्लेन क्रैश हुआ था। डसेल्ड्रॉफ एयरपोर्ट पर भी एक मेमोरियल वॉल बनी है जहां पर विक्टिम्स के फोटोज, फूल और लेटर्स लगाए गए हैं। लुफ्थांसा ने विक्टिम की फैमिलीज के लिए काउंसलिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए लगभग $300 मिलियन का कॉम्पनसेशन फंड अनाउंस किया। जर्मनी के हेल्टन एमसी में, जहां से एक पूरा स्कूल ग्रुप उस फ्लाइट में गया था, वहां 18 पेड़ लगाए गए उन 16 बच्चों और 2 टीचर्स के नाम पर। यह कहानी सिर्फ एक फ्लाइट डिजास्टर नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि मेंटल हेल्थ किसी भी प्रोफेशन में सबसे बड़ा इशू है। लोबिट्स जैसे पायलट्स को सिर्फ मेंटल क्लियरेंस नहीं, इमोशनल हैंडलिंग की भी जरूरत थी।
जब एक इंसान अंदर से टूटा होता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के सब लोगों के लिए खतरा बन जाता है। 150 लोगों के साथ वो प्लेन हमेशा के लिए चला गया, लेकिन उसने दुनिया को एक सबक दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा मशीन में नहीं, इंसान के अंदर होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।